नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, मोदी जी ने डिक्लेयर तो कर दिया कि अगले प्रधानमंत्री तो वही होंगे, लेकिन सत्ता का ऐसा मोह मुझे समझ नहीं आया। मुझे कुछ तुलसीदास जी की कुछ वो पुरानी बातें याद आ गई, जहां पर उनका पत्नी के प्रति मोह बहुत था। तो एक दिन पत्नी ने उन्हें एक घटना के बाद डांट दिया कि इतना मोह भगवान राम के साथ होता तो पता नहीं क्या हो जाता, भवसागर तर जाते। और फिर वास्तव में भवसागर तर गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना भी कर दी। मोदी जी का मोह भी ऐसा है, लेकिन तुलसीदास की पत्नी तो थी कम से कम, जो उनको रास्ता दिखा सकती थी। एटलीस्ट थोड़ा बहुत व्यंग करके तो उनको वो रास्ता मिल गया। यहां तो वो चांसेस भी नहीं है। सत्ता का मोह, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मोदी जी काम कब करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये चुनाव, या फिर कुछ रणनीति बना रहे होते हैं, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में। अभी 39 सीटें मध्य प्रदेश की जो कि हारी सीटें हैं, और जो 21 सीटें छत्तीसगढ़ की हारी हुई सीटें, उसकी सारी की सारे जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए। स्टम्प करने की आदत, और उसके बाद उनके सारे भाषण चुनावी। हद तब हो गई जब लाल किले का भाषण भी चुनावी भाषण हो गया, और वहां से कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी शब्द में प्रधानमंत्री खो गया, समाप्त हो गया, पता नहीं कहां गया। वो मोदी के रूप में देश को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। और देश का जो हाल है वो आपके सामने है। अब तो मेरे पास 10 के 10 साल के आंकड़े हैं। क्या कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के भी, तो मनमोहन सिंह की 10 साल की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 7.06%। मैं दशकों को बता देता हूं, 7.06%। और मोदी जी के 10 साल यानी कि 10वें साल को मैंने एवरेज 7% लिया है, हालांकि 6.6% रहेगा, मैंने हायर साइड पे लिया है 5.8%। कहते हैं जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये आंकड़े उसमें गिने जाएंगे, किसने क्या किया है, किसके खाते में क्या आया। इसको कहते हैं हमारे हिंदुस्तानी जुबान में बही खाता। तो बही खाते में किसके खाते में क्या आया, किसके खाते में क्या आया, वही याद रह जाएगा। लेकिन सिंहासन ने तुझे ऐसा दीवाना बना दिया, बेचारी जनता उसे बेगाना बना दिया। मोदी जी सोचते हैं कि मुझे जो अपदस्थ कर सकता है वो विपक्ष कर सकता है। मोदी जी भूल गए कि उसके सामने एक ऐसी रियाया, एक ऐसी जनता भी है जो राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा बना सकती है। उन्हें शायद एक पुराना स्लोगन है हीरे का, डायमंड्स का, डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा है सदा के लिए। तो उन्हें लगता है कि मैं हूं प्रधानमंत्री सदा के लिए, या मैं हूं राजा सदा के लिए। और शायद उसी लिए विवेक देवराय के द्वारा लिखवाया हुआ एक कि संविधान को उठा के मार्गदर्शक मंडल में डाल दो, ये 2047 का संविधान नहीं है। तो बहुत कुछ हो रहा है इस भारत में, लेकिन सिंहासन पे 20 साल से इस आदमी ने कार का दरवाजा नहीं खोला, मकान का किराया नहीं दिया, गाड़ी नहीं खरीदी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, बिजली का बिल नहीं दिया, पानी का बिल नहीं दिया, नौकर चाकर का बिल नहीं दिया, हमेशा हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में फ्री में उड़े। लेकिन उसके बावजूद भी 20 साल राजशाही, आसपास हजारों नौकर, उन्हें वो कुछ साल याद आते कि मैंने चाय बेची थी। ये 20 साल विलासिता की याद नहीं आते कि इतनी विलासिता तो राजा अकबर की और शाहजहां की भी नहीं रही होगी, जिस विलासिता में हमारे क्या कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि जीवन जीते हैं एक्चुअली। तो सिंहासन का जब मोह लग जाता है ना, तो फिर वो बहुत बुरा होता है। ये सिंहासन का मोह पुतिन को भी है, जिसने लाइफ टाइम के लिए अपने आप को अपना रूस का राष्ट्रपति घोषित किया। जी पिंग ने भी, उसको भी यही मोह है, जीवन भर मैं रहूंगा। किम जॉन उंग, उसको भी यही नशा चढ़ा हुआ है। अब इनको भी यही नशा चढ़ा हुआ है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बड़ी बड़ी चूक कर दी 1950 के अंदर, जब संविधान लागू हुआ। काश वो प्रधानमंत्री के काल को फिक्स कर देते कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह 10 साल से ज्यादा या 8 साल से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, तो शायद बात बन जाती थी। पर यहां तो लोग पट्टा लिखवा कर आते हैं कि एक बार को आ गया तो मुझे कभी जाना ही नहीं यहां से। खैर, अपनी अपनी सोच है। अब चलिए इसी दीवाने के बारे में चर्चा करते हैं, जो सिंहासन का दीवाना है, कि वो सिंहासन छोड़ना क्यों नहीं चाहते, और सिंहासन जाने का डर
खौफ ऐसा कि मैं बता नहीं सकता। आज इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशिष्ट विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, चीफ एडिटर कर्मवीर न्यूज। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला आए। सच कहा जाए तो मैं आपका फैन हूं, मैं सच कह रहा हूं आपसे, और मुझसे बड़ा फैन आपको हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेगा कम से कम। अरे सर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मीनू जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिस्प विचारों के लिए जानी जाती हैं पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी, स्वागत है। और नेहा शुक्ला जी, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टीवी, अभी पिछले हफ्ते में उनके शो पर था, और इनके जो विचार हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर लोगों के सामने आते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। मुझे लगता है कि जब अमेरिका और कनाडा के लोग लगातार इनको रोज देखते हैं और सुनते हैं, तो उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और हिंदुस्तान के जो जमीनी हालात है उसके बारे में जो जानकारियां मिलती है वो नेहा जी के द्वारा मिलती है। नेहा जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, राकेश पाठक जी, आपके पास ही आता हूं। सर, सिंहासन का मोह इतना ज्यादा कि इंसान इतना डरा हुआ और ये समझता है कि मेरे सामने कोई आंख उठा के ना चले। तो राजस्थान की एक वसुंधरा थी, उसको भी उठा के किनारा कर दिया। सीटें बांटे का नंबर आया तो आपके ग्वालियर के महाराज को भी किनारे कर दिया। सर, वहां भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। सारे उनके जो साथी थे, कल तो मैंने पूरी लिस्ट का एक एपिसोड भी बनाया जो कल सुबह आएगा, उनको भी किनारा कर दिया। ये महाराज किसी को साथ चलते हुए बर्दाश्त नहीं करते सर। सब 2 फुट पीछे चलते हैं उनके, या 2 फुट उधर 2 फुट उधर। सर, ये क्या चक्कर, क्या कैसा मोह है सर ये, राकेश पाठक जी? मोह कैसा है ये तो वही जानते होंगे दिनेश सर, लेकिन आपके सवालों के जवाब से पहले मुझे आपको एक मुबारकबाद देना है, बधाई देना है। आपने विवेक देबरॉय के लेख का जो पोस्टमार्टम सबसे पहले किया देश में, और उसके बाद ये स्थिति हुई कि विवेक देबरॉय घुटनों के बल आ गए। उन्हें ये कहना पड़ा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था उस आलेख को लिखने का, कोई संविधान बदलने की मेरी मंशा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बहुत आपको बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। ये मीडिया की ताकत है। जो विषय आपने शुरू किया, बाद में वो मुझे भी आपने समय दिया मेरे चैनल के लिए, फिर एआईसीसी तक बड़े बड़े नेताओं ने उस पर ट्वीट किए, और आज इस लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की जो ताकत है वो लोगों ने देख ली कि चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा विवेक देबरॉय बीटिंग रिट्रीट कर रहा है, उल्टे कदमों से लौट रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था संविधान बदलने का। इसका पूरा श्रेय दिनेश के वोरा साहब आपको जाता है। अब आज का जो विमर्श है, नहीं सर, मैं आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। ये सारा श्रेय उन सभी फाइटर्स को जाता है, उन सभी आवाजों को जाता है जो कलेक्टिव वॉइस है। हिंदुस्तान की आत्मा जो है, वो आत्मा जो लड़ना चाहती है आजादी के लिए फिर से। और मैं तो गांधीवादी हूं आपकी तरह, आप सबकी तरह। तो ये मेरी आवाज नहीं, मैं उन आवाजों में से बस एक आवाज हूं। लेकिन ये सारी आवाजें जब मिल जाती हैं, आपकी, मेरी, मीनू जी की, नेहा जी की, तो एक सिम्फनी बन जाती है। तो ये सिम्फनी वहां से बनती है। तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं सिर्फ उसमें से एक यंत्र हूं, जबकि सिम्फनी में सैकड़ों यंत्र होते हैं। राकेश जी, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आवाज आपने दी, सबसे पहली आवाज आपकी थी, इसलिए आगाज आपने किया, तो मैं श्रेय दे रहा था। खैर, आज के विषय पर लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के तौर तरीकों, उनकी सत्ता अभिलाषा के बारे में आप पूछ रहे हैं। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुता मिलने पर, सत्ता मिलने पर मद न हो जाए, घमंड और अहंकार न हो जाए। तो नरेंद्र मोदी जी भी कोई अलग नहीं है इस मामले में। लेकिन बस ये भूल गए हैं, वे ये भूल गए हैं कि वे चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। उन्हें इस देश के नागरिकों ने चुना है। वे निर्वाचन प्रक्रिया के बाद वहां तक पहुंचे हैं, लोगों ने वोट दिया, फिर वे सांसद बने, फिर संसदीय दल की बैठक हुई जिसने उन्हें नेता चुना। यद्यपि वे चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हो गए थे। वहां तक भी ठीक है, वो एक पार्टी किसी को भी अपना नेता मानकर उसे किसी भी पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर सकती है। लेकिन पद पर आने के बाद जो मद उन्हें हो गया है, वो अब दिखाई देता है।
उनकी नजर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जितनी इकाइयां हैं वे सब धीरे धीरे गौण होती जा रही हैं। उन्हें अब न संसद चाहिए, न उन्हें सर्वोच्च न्यायालय चाहिए, न उनको बाकी ऐसी कोई संस्था चाहिए जो उनके कामकाज को रोक टोक सके। इसलिए ये आंकड़े आपके सामने हैं दिनेश सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पिछले 9 साल में कुल 30 बार माननीय नरेंद्र मोदी संसद में उद्बोधन देने के लिए खड़े हुए। हजारों लाखों भाषण उन्होंने सड़क पर दिए। जननेता को सड़क पर भी बोलना होता है, लेकिन संसद में खड़े होकर वे इतने कम बार संबोधन के लिए उपस्थित हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि उनकी कोई आस्था नहीं है इस सबसे बड़ी पंचायत में। बाकी का काम वे मन की बात में रेडियो से कर लेते हैं। वे असल में एकालाप करते हैं, मोनोलॉग, सिर्फ वे बोलेंगे, कोई सुनेगा नहीं। इसलिए जब हम इस वक्त नवंबर में होने वाले चुनावों में 3 राज्यों पर नजर डालते हैं, जो आपके आज के विषय का अंतर्निहित विषय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वे अब भी इस भ्रम में है कि उनके नाम पर, उनके चेहरे पर, उनकी बोली बानी पर ये देश इन 3 राज्यों में, इस देश के जो मतदाता हैं वे इन 3 राज्यों या 5 राज्यों के चुनाव में उनकी पार्टी को अवसर दे देंगे। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि अब वे ब्रांड मोदी के रूप में वैसे नहीं रह गए जैसे 2014 में थे, या कमोवेश थोड़े बहुत दरकते हुए, टूटते हुए 2019 तक थे। तब से अब तक तो बहुत पानी बह गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती सब में। तो मुझे लगता है कि वे अपने आसपास, जो आपने कहा ना, किसी को नहीं देखना चाहते। वसुंधरा राजे की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे से उनका पहले भी कोई बहुत अच्छा सियासी संबंध नहीं था। इसलिए शुरू की जो 2 समितियां घोषित हुई हैं राजस्थान में, उसमें उनका नाम नहीं है वसुंधरा राजे का। हो सकता है कल को वे सीएम कैंडिडेचर के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाएं, लेकिन फिलहाल जो पहला संदेश गया है वो यही गया है कि मोदी जी जिसे पसंद नहीं करते उसको अपने आसपास भी फटकने नहीं देते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान विकल्पहीन है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको लेकर भी सतर्क हैं। कभी भी नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आते हैं तो शेक हैंड करते समय मुस्कुराते नहीं है। दिनेश सर, मैं कई चैनलों पर कह चुका हूं, मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान से टारमेक पर, हेलीपैड पर, कहीं भी मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे हो। कभी नहीं मिलेगी आपकी ऐसी कोई तस्वीर। और अब मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए उन्होंने एक पूरी की पूरी दूसरी टीम तैयार करके खड़ी कर दी है शिवराज सिंह के ऊपर, जिसमें केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव हैं, अश्विनी वैष्णव है, अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, 40 दिन में कितनी बार भोपाल आ चुके हैं। और अंतिम बात जो आपने सिंधिया जी के लिए कहा, हमारे महाराज, मैं तो ग्वालियर का रहने वाला हूं, उनके खेमे का एक नाम अभी इस पहली सूची में कटा है। भिंड जिले की गोहद सीट है, जहां से रणवीर जाटव का नाम सूची में नहीं है। रणवीर जाटव 2018 में जीते थे, दल बदल के बाद सिंधिया जी के साथ वे बीजेपी में आ गए, उपचुनाव में हार गए, अब उनका टिकट कट गया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगली जो 2-3 सूचियां आएंगी तब देखना होगा कि हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में क्या वो हैसियत बना पाए हैं जो कांग्रेस में थी। कांग्रेस में तो वे सूची देते थे, 27 सफदरजंग उनके दिल्ली निवास से कांग्रेस आला कमान को विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जाती थी कि ये मेरी तरफ से कैंडिडेट हैं, और अकेले ग्वालियर चंबल नहीं, मालवा तक, निमाड़ तक उनके प्रत्याशियों को टिकट मिलते थे, उनके खेमे के लोगों को। एक आध टिकट पर कोई विवाद होता था तो उतना सामंजस्य हो जाता था, सामंजस्य। अब देखना होगा सिंधिया की क्या हैसियत। जी जी, बहुत